Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to the World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am teaching you class 11th accountancy. Today is our first lecture of a new chapter जो है डबल एंट्री सिस्टम. हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कवर करा, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन था जिसमें हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे अबाउट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड आई एक्सप्लेन्ड यू होल ऑफ द ट्रेडिशनल एज वेल एज द मॉडर्न अप्रोच इन दैट लेक्चर इटसेल्फ. ये जो चैप्टर है ये भी उन्हीं बातों के बारे में कुछ जिक्र कर रहा है. प्लस यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने बाइफरकेट कर दिए रूल्स के साथ साथ ये भी बता दिए कि ये रूल कौन से नेचर के अकाउंट पे लगेगा या ये रूल कैसे अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये सब पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इस सिस्टम को कहते क्या है. इस सिस्टम को बेटा वही कहते हैं जो इस चैप्टर का नाम है, डबल एंट्री सिस्टम या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग. अब इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं. बातें पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ नोट डाउन करें. चैप्टर का नाम तो लिख लेना चाहिए. चलिए, डबल एंट्री सिस्टम, इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहा जाता है. ठीक, अब ये सिस्टम है क्या भाई? ये सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में जो अकाउंटेंसी में हो रही है उसके एटलीस्ट दो अफेक्ट पड़ेंगे, दो अकाउंट्स को वो अफेक्ट करेगी. क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम? ईच ट्रांजैक्शन will affect at least two accounts. दो अकाउंट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. अगर मैं आपको साथ साथ में एग्जाम्पल लेके चलूँ इसे इजी बनाने के लिए, तो बच्चे अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी, उसमें से एक ट्रांजैक्शन उठा लेती हूँ, फर्नीचर परचेज. अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो यहाँ हो क्या रहा है भाई. फर्नीचर परचेज में मैम फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में और अपने गले में से पैसे चले जा रहे हैं. तो इन शॉर्ट योर अकाउंट्स अफेक्टेड आर, जो आपके अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है मैम हमारा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आया है हमारे पास. दूसरा है कैश अकाउंट. मानते हो आप? ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई. अब सेकंड पॉइंट देखना जो क्लियर करवाना है मुझे. डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ने वाला है उन अकाउंट्स पे वो ऑपोजिट होगा. डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट कहेंगे इसे वैसे. डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट विल बी ऑपोजिट. इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है बच्चे, फर्नीचर परचेज करा आपने, आप मुझे खुद बताओ फर्नीचर बढ़ा एंड कैश कम हुआ. अब डायरेक्शन बताना क्या हुआ? फर्नीचर तो मैम बढ़ा, इस डायरेक्शन में गया, एंड कैश कम हुआ, इस डायरेक्शन में गया. ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए, एक बढ़ा एक घटा. बस यही चीज़ आप बार बार नोटिस करोगे कि डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है. एक अकाउंट बेनिफिट देता है एंड दूसरा अकाउंट बेनिफिट लेता है. तो आपका तीसरा अकाउंट भी यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, सॉरी अकाउंट में पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा. क्या? वन अकाउंट यील्ड्स बेनिफिट एंड द अदर अकाउंट रिसीव्स बेनिफिट. लिख लेते हैं. One account yields benefit, other account receives benefit. ठीक है, सिंपल सा फंडा. अच्छा, कौन से अकाउंट ने बेनिफिट यील्ड करा, कौन से अकाउंट ने बेनिफिट रिसीव करा? अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूँ एक आपके लिए, सो एग्जाम्पल है Mohan gave us ₹1,000. Mohan gave us ₹1,000. अब बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा अकाउंट है जिसने हमारा बेनिफिट यील्ड करा है, कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसने बेनिफिट रिसीव करा है? तो मोहन ने भाई हमें पैसे दिए हैं. मोहन यहाँ पे बेनिफिट यील्ड कर रहा है, वो बेनिफिट दे रहा है, यील्ड्स बेनिफिट. और कौन बेनिफिट ले रहा है? अदर अकाउंट. हम भैया बिजनेस के पे कैश बढ़ रही है, सो ये कैश का अकाउंट इज रिसीविंग बेनिफिट.
receives benefit. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. आई एम रिपीटिंग वंस मोर. आंखें बंद करो, मेरी बात सुनो ध्यान से. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट पे अफेक्ट करेगी, 2 से ज़्यादा पे भी कर सकती है. अच्छा, अफेक्ट करने के टाइम पे ना जो डायरेक्शन ऑफ अकाउंट होगा, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी एंड दूसरी चीज़ घटेगी. एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको, हमने फर्नीचर परचेज करा, तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए? ये सिंपल ट्रांजैक्शन है तो 2 अकाउंट आ रहे हैं. अभी आगे इन फ्यूचर आप देखोगे जब आप थोड़े महारथी बन जाओगे अकाउंटेंसी में कि 3 चीजें भी इफेक्ट होती हैं. तो बच्चे 2 चीजें जब इफेक्ट हुई, यहाँ पे फर्नीचर बढ़ा एंड मैम कैश घट गया. अब मेरे को डायरेक्शन बताना जरा. फर्नीचर बढ़ा, अप हो गया, कैश घटा, नीचे चला गया. डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, फर्नीचर बढ़ा एंड कैश घटा, सो डायरेक्शन और ऑपोजिट हमेशा ये रहेगा. एक अकाउंट हमेशा बेनिफिट देगा एंड दूसरा अकाउंट बेनिफिट लेगा. एग्जाम्पल मैंने दिया कि मोहन ने 1000 रुपये हमें दिए, तो मोहन का अकाउंट भाई बेनिफिट दे रहा है एंड हमारा अकाउंट मतलब हमारा गल्ला, पैसों का गल्ला, कैश का गल्ला हमें बेनिफिट ले रहा है, मतलब सॉरी बेनिफिट मिल रहा है. ठीक, एक अकाउंट ने बेनिफिट दिया, मोहन ने बेनिफिट दिया एंड कैश ने बेनिफिट लिया, हमारे बिजनेस अकाउंट ने बेनिफिट लिया. ठीक, आगे बढ़ते हैं. चलो नाउ एज वी हैव कवर्ड दिस थिंग कि भैया डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में. वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस लेक्चर का. ठीक, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज. वन सेकेंड. एक सेकेंड रुक जाओ. क्या खराबी होती है इसमें? चलो भाई ऐसे ही काम चलाते हैं. हाँ जी, हम कहाँ पे थे? हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे. किसके कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो आप इन्हें, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, DES, डबल एंट्री सिस्टम. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स. ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ भैया, कवर करने के लिए एक बार लिख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं. एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स. कैसे 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर अफेक्ट हो रहा है एंड कैश का गल्ला हमारा मतलब कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, मोहन ने हमें पैसे दिए, मोहन अफेक्ट हो रहा है एंड कैश अफेक्ट हो रहा है. स्टॉक परचेज करा तो हमारा स्टॉक अफेक्ट हो रहा है एंड कैश अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, हर में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. अब एक चीज़ जो यहाँ पे झूठ बोली है इन लोगों ने, अभी तो आपको ये समझा रहे हैं प्रिंसिपल, तो इन्होंने कह दिया हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा. बच्चे अगले चैप्टर में आप देखोगे ना कि 2 से ज़्यादा अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन इन्होंने ये हेडिंग इसलिए दी या ये चीज़ इसलिए बोली एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स, बिकॉज आप आगे जाके देखने वाले हो कि चलो 2 से ज़्यादा पे फ़र्क पड़ रहा है. मान लेती हूँ मैं 4 अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ रहा है, 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं. आप हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो डेबिट एंड क्रेडिट है ना, वो दोनों ही इक्वल होंगे हमारे. ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा और हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट जो होंगे वो हमारे इक्वल रहेंगे. सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट. रिकॉर्डिंग of both personal and impersonal account. इसका क्या मतलब है जी? आप एक बात बताओ,
आप जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आप सिर्फ यही कहोगे यार जो ना जीते जागते लोग हैं मैं तो बस उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा, अगर मोहन पैसे देगा राम पैसे लेगा भैया मैं इन सब चीज़ों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा, मैं कोई फर्नीचर जो जीता जागता नहीं है इन सब की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने वाला, मैं एक कैबिनेट लाया सोफ़ा लाया ये सब की रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं चलती अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपको जो हमारी जीती जागती वस्तु हैं, जीती जाती वस्तु तो नहीं होती, इंसान होते हैं, उनको भी रिकॉर्ड करना है, उनकी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और जो वस्तु कहीं पे पड़ी हुई है उसकी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। मतलब कि आप पर्सनल अकाउंट्स भी रिकॉर्ड करोगे एंड आप इम्पर्सनल अकाउंट्स भी रिकॉर्ड करोगे, आप फर्नीचर भी रिकॉर्ड करोगे, आप कैश भी रिकॉर्ड करोगे, आप मोहन का अकाउंट भी रिकॉर्ड करोगे, सोहन का, राम श्याम सबके अकाउंट रिकॉर्ड करोगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। अगले पॉइंट पे बढ़ो, थर्ड पॉइंट, recording is made according to certain specified rules। ये तो बच्चों तुम लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है, जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो भाई कम से कम कोई रूल तो फॉलो करोगे ना, चाहे मॉडर्न अप्रोच लो चाहे अपना ट्रेडिशनल अप्रोच लो, जो मैं आगे जाके फिर से आपको एक बार रिवाइज कराने वाली हूँ। अभी बताऊँ अगर मैं शॉर्ट में, तो मॉडर्न अप्रोच वॉज क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट एंड R फॉर रेवेन्यू, ठीक है। एंड हमारा उसमें क्या रूल था, हमारा CLR कैपिटल लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू में whenever there was an increase then those accounts were credited and whenever there was decrease then those accounts were debited। E and A मतलब एक्सपेंस एंड असेट का क्या रूल था, जब भी वो बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे एंड जब भी वो घटेंगे तब वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच थी। अच्छा, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी मैम? ट्रेडिशनल अप्रोच में ना हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या थे भैया? वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो भाई ये जो आपको इतनी गाथा बताई मैंने, ये सारे रूल्स ही तो हैं, इसके बेसिस पे ही तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी। अगर फर्नीचर परचेज करे तो भाई फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, गले में से कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक प्रिंसिपल था आपका, क्या प्रिंसिपल था? गोल्डन रूल। क्या कहता था वो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने उसके बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, बस। दिस इज एन अकाउंटेंसी, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये क्या भला का नाम है? भला का नाम नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, या आप कह लो एक रफ पेपर होता है, जिसमें हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का मतलब हमें ये स्टेटमेंट एटलीस्ट ये बता देता है कि क्या हमारा डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट इक्वल है, क्या हमने जो भी अकाउंटिंग अभी तक करी है उसमें एटलीस्ट मैथमेटिकली हम सही चल रहे हैं। क्योंकि अकाउंट का नाम भाई अगर तुमने चेंज कर दिया ना तो वो गड़बड़ तो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं ये क्या कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में कुछ घपला करा कि डेबिट में कोई और अमाउंट लिखी, क्रेडिट में कोई और अमाउंट लिख दी, उसे मैच नहीं करा, तो वहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस ये चीज़ बता देगी, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है। ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको पता चलता है कि डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल एंड नॉट, एंड अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं घपला कर दिया है भाई, तुमने सही से डबल एंट्री सिस्टम का पालन नहीं करा है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया अभी तक मैंने आपको समझा दिया डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स दे दी। सेकंड टॉपिक हमने समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। फॉर टू कम ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक आई नीड टू पॉज द वीडियो बिकॉज मेरे को दूसरे स्लाइड पे जाना है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, अभी पॉज के बाद वापस आ जाऊँगी। चलो वेलकम बैक। एंड अब एक ही बार में मेरी बात सुन लो, हो गया है जादू, पूरी स्क्रीन आ गई है तुम्हारे आगे। एंड इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब हमारे अकाउंट्स जितने भी प्रकार के होते हैं,
वो कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाइड है, कितने प्रकार के हैं। सो हमारे अकाउंट्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। अभी बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा, पर्सनल अकाउंट्स साफ पता चल रहा है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन की बात की जा रही है। जैसे कि हमारा प्रोप्राइटर हो गया, तो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट होता है, उसके बारे में बात करी जा रही है। या प्रोप्राइटर जिस अकाउंट से पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है। मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, जिन व्यक्ति से हमें पैसे लेने होते हैं, उधार में सामान बेचा होता है तो। क्रेडिटर्स का अकाउंट, जिन व्यक्ति को पैसे देने होते हैं, उधार में बेचा होता है तो। ये सारे के सारे अकाउंट्स कहाँ पे आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स के अंडर आएंगे आपके, ठीक। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होते हैं एंड डिटेल में समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में आते कौन कौन है भाई। पर्सनल अकाउंट्स में ना, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो पर्सनल अकाउंट में आपका फिक्की आ जाएगा। एफ फॉर किसी भी फर्म का अकाउंट हो गया, आई फॉर किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया, सी फॉर किसी भी हमारी कंपनी का अकाउंट हो गया, एंड आई फॉर किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट है, ठीक। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, फिक्की आता है। फिक्की का मतलब क्या है मैम, या तो किसी फर्म का अकाउंट हो गया तो वो पर्सनल का होगा। जैसे अगर मेरी कोई फर्म है, मिसेस ओबरॉय करके ऐसे करके, तो वो मेरा फर्म का अकाउंट हो गया, ठीक है, पर्सनल में आ जाएगा। मेरी कोई कंपनी है, उसका अकाउंट पर्सनल में आ जाएगा। मैं एज एन इंडिविजुअल याशिका अकाउंट, तो वो मेरा पर्सनल में आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, मेरा अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, मैं मान लेती हूँ आई एम पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, तो ये पर्सनल अकाउंट होगी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी आपको बताऊँ अगर मैं, कम ऑन टू दिस पेज, सी। पर्सनल अकाउंट हमारे फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसे डिस्कस करते हैं, क्या मतलब है इसका। पहला आता है नेचुरल पर्सन। अभी ना ये तीनों कैटेगरी डिस्कस कर लूंगी ना, फिर बताऊंगी भाई पर्सनल अकाउंट पे कौन सा रूल लगाते हो, ठीक। नेचुरल पर्सन, बच्चे एक बात बताओ, ये है हमारा मोहन, बीइंग सोहन। अब बताओ भाई, भगवान ने इन्हें बताया नेचुरली है या कोई मशीन ने बनाया है? ऑब्वियसली भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो भगवान की देन है ये लोग, मोहन, भीम एंड सोहन, ये नेचुरल पर्सन है, ठीक है। ऑल आर नेचुरल पर्सन, ऑल आर नेचुरल, सो नेचुरल पर्सन अकाउंट। ये किसके अकाउंट होते हैं, ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट है, ठीक। अब मेरे को एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे मैंने इन लोगों का नाम तो लिख दिया, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ प्रोप्राइटर का अकाउंट है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जिसमें से मतलब पैसों का लेन देन होता है प्रोप्राइटर का, एंड उसका एक ड्राइंग्स का अकाउंट है। तो ये भी भैया एक नेचुरल पर्सन के ही अकाउंट है। आर प्रोप्राइटर इज अ नेचुरल पर्सन, दैट इज अनदर थिंग कि हम जैसे सबके नाम लिखते हैं वैसे ही अगर मेरा बिजनेस है तो भाई मैं उसमें याशिका का अकाउंट नहीं बनाऊंगी, मैं उसमें या तो कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी अपना या ड्राइंग्स अकाउंट बनाऊंगी अपना। तो ये दोनों अकाउंट्स भी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। वाई, बिकॉज ये नेचुरल पर्सन दैट इज द बिजनेस ओनर के अकाउंट्स हैं, ठीक है। आते हैं कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सेकेंड पेज पे क्या है नेक्स्ट कैटेगरी, ये देखिए जरा। पर्सनल अकाउंट डन, नेचुरल पर्सन पर्सनल डन, आर्टिफिशियल पर्सनल, ये क्या बोला है भाई, आर्टिफिशियल पर्सनल। बेटा आर्टिफिशियल नाम से कुछ समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल तो समझ आ रहा है मैम, किसी पर्सन का अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ इस अकाउंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि किसी फर्म का अकाउंट, अभी हमने ऊपर जो कैटेगरी पढ़ी ना आपने, ये
ऊपर जो कैटेगरी पड़ी, आई मीन टू से दिस पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको क्या क्या बताया? पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि फिक्की आता है, मतलब किसी फर्म का अकाउंट, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, मतलब किसी कंपनी का अकाउंट, मतलब किसी इंडिविजुअल का अकाउंट। अब बच्चे नेचुरल पर्सन में यहाँ पे इंडिविजुअल मेरा कवर हो गया कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा अकाउंट मैं मोहन, सोहन, राम, भीम कोई भी नाम हो सकता है मेरा, या मैं प्रोप्राइटर होंगी तो कैपिटल अकाउंट से होंगी या ड्राइंग अकाउंट से होंगी। अब जो हम दूसरा कर रहे हैं अपना आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? इफ़ यू रिमेंबर गुड इनफ इन योर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, आपका जो सेकेंड चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जाता है। अब आप खुद बताओ बच्चे, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है लेकिन लीगली बिजनेस डीलिंग में इसे हम कोई इंसान मानते हैं ना, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। लाइक किसी कंपनी का अकाउंट, कंपनी के अकाउंट को, सॉरी एक्ट लिख दिया, कंपनी का अकाउंट, कोई भी कंपनी का अकाउंट हो अगर XYZ कंपनी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस का अकाउंट, ये अकाउंट मेरा क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, इट डजेंट एग्जिस्ट फिजिकली नहीं है, ऑल्दो हम इसके इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं, लेकिन ये खुद में अगर हम WOCC का अकाउंट की बात करें तो WOCC फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इन बिजनेस डीलिंग्स हम इसे एक पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब नेक्स्ट पे आना जरा। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है हमारे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हीरो जिसे कहूंगी मैं, तो रेड से लिखते हैं ऐसे जरा, हीरो अकाउंट है ये भाई। क्यों? एग्जामिनर के फेवरेट है। कौन से? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी मैं इसकी PDF का लिंक भी अटैच कर दूंगी वीडियो में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब किसी को रिप्रेजेंट करने वाले, इसका मतलब भी वहीं से ही आएगा। आप सुनो मेरी बात, मैं हूं भैया मालिक कंपनी की, मेरे अंडर काम करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़, मैंने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी है। कौन से महीने की सैलरी नहीं दी है मैंने? भैया हमारा साल एंड होता है, मैं कैलेंडर ईयर मानती हूँ दिसंबर में, तो दिसंबर मंथ की मैंने उन्हें सैलरी नहीं दी है, तो ऑब्वियसली आई एम लाइबल टू पे द सैलरी टू देम। मैं ना एक अलग से खाता एक खड़ा कर लूँगी अपनी बुक्स में, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का मतलब ये होता है मेरी जितनी भी सैलरी मैंने नहीं दी है एम्प्लॉयज़ को, वो सब मैंने इस अकाउंट में डाल दी है। अब आप मुझे खुद बताना है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्या आपके दिल से आवाज़ नहीं आ रही? दैट मैम इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ जी बिल्कुल, मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें सैलरी अभी तक पे नहीं करी है उनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एंड मैंने उन सबकी सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी एक अकाउंट में डाल दी, तो वो अकाउंट मेरा एक पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ पर्सन को ही रिप्रेजेंट करे, एक सिंगल पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हो जाएगा अक्रूड कमीशन। अब अक्रूड कमीशन क्या होगा? अक्रूड कमीशन का मतलब बच्चे मैंने काम कर दिया है एंड आई एम लाइक लाइबल कि मेरे को पैसे मिलने चाहिए, मैं हकदार हूँ उस चीज़ की। लाइबल सही वर्ड नहीं रहेगा, हकदार हूँ मैं उस चीज़ की कि भाई मैंने पूरा काम कर दिया, मेरे को इस चीज़ की कमीशन मिल जानी चाहिए और अभी तक नहीं मिली है। तो जो एक अकाउंट खुलेगा ना अक्रूड कमीशन नाम का, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? मेरी इनकम को जो मुझे रिसीव होने वाली है। ठीक, वैसे ही कोई भी चीज़ मैं आपको अगर हिंट दूँ तो ये प्रीपेड लिखी हुई चीज़ें, आउटस्टैंडिंग लिखी हुई चीज़ें या फिर अक्रूड लिखी हुई चीज़ें, ये सारी की सारी हमारी किस में आएंगी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा इसके रूल की कि यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई होगा।
यहाँ पे फिर से आऊँ मैं अगर, तो मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं. फॉर अ रिविजन प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड लिसन टू मी केयरफुली. पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है मैम कोई ऐसे लोगों का अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में आपने बताया था कि कोई लोगों का अकाउंट. भाई क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? फिकी का शॉर्टकट बताया था. फिकी के शॉर्टकट में एफ फॉर फर्म का अकाउंट, आई फॉर इंडिविजुअल का अकाउंट, सी फॉर कंपनी का अकाउंट एंड आई फॉर इंस्टीट्यूशन का अकाउंट. ठीक है. अब फिकी के अकाउंट में मैम कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड होता है? 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं बच्चे. पहला नेचुरल पर्सन अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सन जो भाई नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, नेचर की देन है, जैसे कि मैं और तुम, हम नेचुरल पर्सन है. प्रोप्राइटर नेचुरल पर्सन है. वो कौन से नाम से स्टार्ट करता है? कैपिटल या ड्राइंग नाम से स्टार्ट करता है. वो सारे के सारे अकाउंट्स नेचुरल में आएंगे. आर्टिफिशियल पर्सन कौन हुआ बच्चे? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है. ठीक है. उसका कोई मतलब वैसे एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन हमारा ऑन पेपर्स हम उसे एक इंसान मानते हैं, इसलिए उसे पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करा गया. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव नॉट पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर टू ऑल द एम्प्लॉइज, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे उन सारे एम्प्लॉइज को जिनकी सैलरी मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है. तो ये मेरा पूरा हुआ पर्सनल अकाउंट्स. अब अगर मैं आपको बताऊं पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल फॉलो होता है. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पर्सनल एक इंसान का अकाउंट या ऐसे इंसान जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है या ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को. अब यहाँ पे ये रूल लगेगा कैसे, इसके एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, पहले रूल लिखवा दूँ फिर से. डेबिट द रिसीवर, इंसान है भाई, तो इंसान या तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डबल एंट्री सिस्टम में, या तो बेनिफिट यील्ड करेगा या बेनिफिट रिसीव करेगा. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इसका एग्जाम्पल नहीं तो एग्जाम्पल नंबर 1, पेड टू 20,000 टू हरी. पेड 20,000 टू हरी. बच्चे सुनो, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं मैम? एक तो हम पैसे पे कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है. ठीक है. तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कि कैश हमारा कम हो रहा है. ठीक है. दूसरा हम किसे पे कर रहे हैं? हम हरी को पे कर रहे हैं. हरी का तो इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, उसे पैसे मिल रहे हैं. तो दो अकाउंट इम्पैक्ट हुए. मैंने आपको ये बताया था कि जो पर्सन रिसीव कर रहा हो बेनिफिट उसे डेबिट कर देना. तो ये रिसीव कर रहा है बेनिफिट, हेंस डेबिटेड. ये ऊपर लिखा है ना डेबिट द रिसीवर. कौन रिसीव कर रहा है? हरी रिसीव कर रहा है, तो हरी को डेबिट करेंगे. देखना, हरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू. ये जर्नल एंट्री का एक बेसिक फॉर्मेट है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. अभी मेरे को आपका जो मेरा फंडा है ना वो है ये क्लियर करना कि क्या आपको ये पता चल रहा है कि हरी को क्यों डेबिट करा जा रहा है. बिकॉज वो रिसीवर एंड रूल के अकॉर्डिंग उसे डेबिट करना है जो रिसीवर होता है. सो हरी डेबिट हो गया 20,000 से, और क्या चला गया हमारे पास से? कैश. सो कैश को कर दिया क्रेडिट 20,000 से. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन. अब बच्चों ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए. ठीक है. एंड प्लीज़ प्लीज़ इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन आप ये इसका आंसर नीचे ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन. तो भाई जी इसमें हुआ क्या हमारे साथ? ये भैया कैश आई, कैश तो आई है, गले में पैसे बढ़े हैं. कहाँ से आई? मोहन से आई. तो भाई मोहन कहीं ना कहीं कम हो गया. मोहन गिवर है बेटा. कौन दे रहा है पैसे हमें? मोहन दे रहा है. तो गिवर को क्या करना है भाई? गिवर को क्रेडिट करना है. क्रेडिट दी गिवर. तो डेबिट कैसे करेंगे मैम? अगर क्रेडिट मोहन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट दूसरा अकाउंट हो रहा होगा.
वेरी नाइस, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए हो। 10,000 कैश को डेबिट करें। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरा मेन मोटो इस वाले में क्या था, मेरा मेन मोटो था क्या आप पहचान पाए कि मोहन को क्रेडिट करना है। मेरे को मतलब नहीं है कैश वाला जर्नल एंट्री आई या नहीं आई, नहीं। आपको बस इतना पहचानना है कि भाई जिसको कोई चीज़ रिसीव हो रही है वो डेबिट हो रहा है, एंड जो कोई चीज़ दे रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक, ये रूल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से चार्ट पे आते हैं। हमने क्या कवर कर लिया, पर्सनल अकाउंट कवर कर लिया, हमने नेचुरल पर्सनल कवर कर लिया, आर्टिफिशियल पर्सनल कवर कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कवर कर लिया, एंड इनके रूल भी लिख लिए। नाउ कमिंग ऑन टू दी इम्पर्सनल अकाउंट। यहाँ भी थोड़ा चार्ट बना दूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, इसमें साफ सीधी बात, इसमें इम्पर्सनल अकाउंट है। तो इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, जो किसी इंसान के अकाउंट नहीं है, या फिर कोई ऐसी फिक्की के अकाउंट नहीं है। आप ये सोच लो, कोई फिक्की के अकाउंट नहीं है, ना ही फर्म, ना ही इंडिविजुअल, ना ही इंस्टीट्यूशन, ना ही कंपनी। उसके अलावा जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे हमारे इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इम्पर्सनल अकाउंट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और मेनली सी हियर 3 पार्ट्स में कौन से बेसिस पे बोल रही हूँ। एक तो बच्चे टैंजिबल, दूसरा इंटैंजिबल, एंड तीसरा नॉमिनल। अच्छा, टैंजिबल इंटैंजिबल को मिक्स करके ये रियल अकाउंट्स हो जाते हैं। हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाइप, रियल अकाउंट्स एंड द नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट का आपका अलग रूल है, नॉमिनल अकाउंट का आपका अलग रूल है। अच्छा, किस किस के बेसिस पे रूल है वो अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का आपको एक रूल दिख जाएगा, रियल अकाउंट का आपको अलग रूल दिख जाएगा, एंड नॉमिनल अकाउंट का आपको अलग रूल दिख जाएगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, पहला, दूसरा एंड तीसरा, जो मैं आपको अभी लास्ट में लिखवा भी दूँ। रियल अकाउंट पे आते हैं। रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में पहली कैटेगरी रियल अकाउंट। भाई रियल से पता चल रहा है किसी चीज़, किसी रियल चीज़ का अकाउंट है। रियल चीज़ क्या मान लोगे भाई, फर्नीचर का अकाउंट, एसी का अकाउंट, ठीक है, स्टॉक का अकाउंट, ठीक, अपना मशीनरी का अकाउंट, ये सारे रियल अकाउंट हो गए। और क्या रियल चीज़ हो सकती है, हमारे बिजनेस की जो इज्जत होती है, जो गुडविल होती है, उसका अकाउंट, ठीक है। हमने कोई चीज़ पेटेंट करा रखी है, वो भी रियल है, पेटेंट का अकाउंट। ये सारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन्होंने रियल को भी आगे बाइफरकेट कर दिया और बोल दिया भाई रियल को भी ना बांट लो। कौन सी कैटेगरी में बांट लो, एक तो टैंजिबल में एंड दूसरा इनटैंजिबल में। इसका क्या मतलब है भाई, टैंजिबल का मतलब वो चीज़ है जिसे हम टच कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दोनों की ही वैल्यू होती है, दोनों ही हमारे वैल्यूएबल होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन हमारे टैंजिबल होते हैं सीन एंड टच्ड, दे कैन बी सीन एंड दे कैन बी टच्ड। इनटैंजिबल में ऐसा नहीं होता, ना ही ये देखे जा सकते हैं, ना ही ये टच करे जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल मेरे को बताना है, यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर को आप देख सकते हो एंड टच कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, हमारा टैंजिबल हो गया। एसी है, आप छू सकते हो एंड टच, मतलब टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, तो ये हमारा टैंजिबल हो गया। स्टॉक है बच्चे, सेम देख सकते हो और आप इसे टच भी कर सकते हो, इसे भी देख सकते हो, टच कर सकते हो। अब भाई गुडविल बताना जरा, बिजनेस की इज्जत को क्या टच कर सकते हो, नहीं भाई, इट इज़ एन इमोशन, इट इज़ द वैल्यू। मतलब उससे तो आप एक तरीके से फील कर रहे हो कि हाँ ये वाला बिजनेस कितना बड़ा है। अगर मैं रिलायंस का नाम लूँ एंड छोटी सी किसी कंपनी का नाम लूँ, राजू एंड कंपनी, तो भाई आप रिलायंस की गुडविल को फील कर पा रहे हो कि हाउ बिग द ब्रांड नेम इज। तो आप गुडविल को इंटैंजिबल में लोगे, ठीक है। यू कैन नॉट लाइक टच इट बट यू कैन फील इट। पेटेंट्स अकाउंट इन द सेम मैनर, बच्चे पेटेंट कराइए किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के ऊपर पेटेंट है तो इट इज़ ऑफ वैल्यू टू अस, ऑल्दो वी कैन नॉट सी द पेटेंट, वी कैन नॉट टच द पेटेंट ऐसे, लेकिन वी कैन फील दैट थिंग। हमें पता है कि वो पेटेंटेड है, तो भाई वो जिसके नाम पर है उसके नाम पे ही चलेगी, ठीक है। पेटेंट करा रखा है, तो ये इंटैंजिबल हुआ, ठीक। अब मैं अगर आपको बताऊं रियल अकाउंट का, हमारा मेनली इसका रूल क्या होता है रियल अकाउंट का। तो अभी जो हमने पर्सनल में पढ़ा था, पर्सनल में इंसान के अकाउंट होते थे, तो वहाँ पे रूल होता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये रियल अकाउंट है भाई, ये किसी वस्तु का अकाउंट है, तो वस्तु का रूल क्या होगा, कोई चीज़ है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख रही हूँ थोड़ी. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा है इसका रूल. अब इस पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊँ तो फिर से लाइन बनाऊँ पहले. देखना ज़रा, रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एग्जाम्पल देखते हैं. देखो एग्जाम्पल हो जाता है मशीनरी परचेज. मशीनरी परचेज करी कितने की भाई, 1 लाख की. ठीक. अब मेरे को ये बताना मशीनरी है कौन सा अकाउंट. इसमें ना 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मशीनरी, दूसरा हमारा कैश. और ये दोनों ही हमारे कौन से अकाउंट है, ये दोनों ही हमारे रियल अकाउंट. तो मशीनरी आई है तो मशीनरी को डेबिट कर दो भाई. कितने से, 1 लाख से. एंड गया क्या, कैश गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 1 लाख से कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा. आप क्या मतलब समझ पा रहे हो, मशीनरी को डेबिट क्यों करा यानी से क्रेडिट क्यों करा. ये ना भर भर के मैं तुम्हें इतने क्वेश्चंस करवाऊंगी ना जर्नल एंट्री में कि तुम सोते सोते भी जर्नल एंट्री में बता दोगे क्या चीज़ डेबिट क्यों करी, क्या चीज़ क्रेडिट क्यों करी. हाँ, अगर ईमानदारी से सब काम करोगे जैसे मैं कहूँगी वैसे. मशीनरी को डेबिट इसलिए करा क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक, क्लियर. क्या बता दिया मैंने आपको अभी तक, मैंने आपको बता दिया इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट भी हमारे 2 कैटेगरी में आते हैं, एक तो रियल एंड नॉमिनल. रियल अकाउंट मतलब किसी रियल चीज़ का अकाउंट, जैसे कि फर्नीचर का अकाउंट, गुडविल का अकाउंट, एसी का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट. तो रियल में भी टैंजिबल इंटैंजिबल होते हैं. टैंजिबल में वो सारे अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. एंड इनटैंजिबल में जिसे हम देख टच तो नहीं कर सकते लेकिन फील ज़रूर कर सकते हैं. अच्छा, वैल्यू दोनों की होती है भाई, टैंजिबल की भी इंटैंजिबल की भी. इन शॉर्ट आप समझ लो बेटा, रियल अकाउंट ना हमारे असेट्स के अकाउंट होते हैं. अगर मैं आपको पूरा वो कहते हैं ना एक गोल्डन चीज़ बता दूं कि आप अपने दिमाग में ये रखो, जब भी कोई असेट आ रही है ना, मोस्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द हमारा रियल अकाउंट की बात. अब आता है हमारा लास्ट नॉमिनल अकाउंट. फिर आई गेस मैं पूरा क्लास वाइंड अप कर दूंगी एंड नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराऊंगी. बस फटाफट से ये दोनों क्लासेस कंप्लीट कर लो, इतना मज़ेदार चैप्टर शुरू करेंगे जर्नल की, मज़ा ही आ जाएगा आपको. चलिए अभी नॉमिनल अकाउंट बता देती हूँ मैं आपको. नॉमिनल का मतलब पता है आपको क्या होता है. नॉमिनल का मतलब होता है मेरे एक्सपेंस, लॉस या इनकम, गेन का अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल का मतलब है भाई एक्सपेंस का अकाउंट या फिर लॉस का अकाउंट या फिर गेन का अकाउंट या फिर इनकम का अकाउंट. ये चारों के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है. इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अगर कोई भी एक्सपेंस है या लॉस है तो आप उसे डेबिट करेंगे, एंड अगर कोई भी इनकम है या गेन है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे. सो क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन. रिपीट आफ्टर मी. डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. जब भी आपका कोई खर्चा हो रहा है या आपको कोई नुकसान हो रहा है उस चीज़ को आप डेबिट करते हो, और जब भी आपका कोई मुनाफा हो रहा है या फिर आपको कोई इनकम हो रही है तो आप उस चीज़ को क्रेडिट करते हो. ठीक है. इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस में रेंट का एग्जाम्पल ले लो, सैलरी का एग्जाम्पल ले लो. लॉस का एग्जाम्पल लूँ तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेची भाई, उसमें मेरे को नुकसान हो गया. गेन का एग्जाम्पल लेना है तो भाई गेन में ले लो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. इनकम का एग्जाम्पल लेना है तो आप ले लो कमीशन रिसीव करी हमने. ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके. अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ कुछ क्वेश्चन की. देखो एग्जाम्पल नंबर 1. पेड ₹20,000 as salaries
20,000 की सैलरी पे करी है भाई। सैलरी होता क्या है, पहले सैलरी तो मैम हमारा खर्चा होता है, तो हमारा एक्सपेंस हुआ, और आपने अभी अभी बताया कि एक्सपेंस को ना डेबिट करना, तो भाई सैलरी को कर दो डेबिट। बस इतना अगर तुमने पकड़ लिया ना तो भाई मेरा पढ़ाना सफल हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 से। और बताओ बेटा सैलरी दोगे कैसे, सैलरी दोगे तो गले में पैसे कम होंगे ना। सो टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा इसमें ना जैसे मैं जर्नल में कराऊंगी तो आपको कहूँगी भैया रीज़न लिखो यहाँ पे, सैलरी डेबिट क्यों हुआ है। सैलरी डेबिट हुआ है बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऐसे ना करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, लेकिन ट्रस्ट में आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, आपकी जर्नल एंट्रीज इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी कि आप उसका लॉजिक, उसका तर्क ना बता पाओ। अच्छा टू कैश क्यों करा भाई, कैश चली गई हमारे पास से, उसमें ये रूल नहीं लग रहा है, ना ही कैश हमारा एक्सपेंस में आ रहा है, ना ही हमारा गेन में आ रहा है, ना ही इनकम में आ रहा है, ना ही लॉस में आ रहा है। कैश तो भाई हमारा रियल अकाउंट है ना, तो उसमें तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगता है, तो यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रही है तो वो क्रेडिट हो रही है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो एक लास्ट। रिसीव्ड 15,000 ब्लैक सिल्क है, received rupees 15,000 as commission। कमीशन मिली है भाई मेरे को। कमीशन क्या होती है, कमीशन तो मैम हमारी इनकम हुई ना, तो इनकम को क्या करते हैं, इनकम को तो क्रेडिट करते हैं ना, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। वेरी नाइस। तो आप क्या लिखोगे, टू कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट की चीज़ें ऐसे लिखते हैं, 15,000। डेबिट कैसे करोगे यार, कमीशन रिसीव हुई है तो गले में पैसा बढ़ा, पैसा पैसा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, क्या होगा बच्चे इसका लॉजिक, इसका लॉजिक होगा मैम आपने कमीशन क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, एंड आपने कैश को डेबिट करा, व्हाई, कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड दिस इज फॉर द डे, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर कमिंग ऑन टू दिस चार्ट, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको बताया अकाउंट्स हमारे मेनली दो प्रकार के हैं, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी भी इंसान का अकाउंट, फिकी का अकाउंट। फिकी इंसान में क्या क्या आता है, फॉर्म आ जाता है, इंडिविजुअल आ जाता है, इंस्टीट्यूशन आ जाता है, कंपनी आ जाती है। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल के अलावा जो भी होंगे ना अकाउंट इम्पर्सनल हो जाएंगे। अब पर्सनल में भी दो प्रकार के अकाउंट थे हमारे, सॉरी पर्सनल में हमारे 3 प्रकार के अकाउंट्स थे। एक तो हमारा था नेचुरल पर्सन का अकाउंट, दूसरा था हमारा आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट, तीसरा था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सन में भाई नेचुरल ह्यूमन बीइंग आ रहे थे, आर्टिफिशियल पर्सन में भाई वो लोग आ रहे थे जो वैसे तो कोई इंसान नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बिजनेस डीलिंग्स में हम उन्हें एक इंसान का पोजीशन दे देते हैं, जैसे कि कंपनी का अकाउंट या किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट को। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है एन अकाउंट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सिंगल पर्सन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड रेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आया हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट का मतलब होता है बच्चे किसी भी रियल चीज़ या किसी भी असेट का अकाउंट। अब असेट का अकाउंट है तो असेट में तो हमारी मशीनरी, स्टॉक, एसी, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, बहुत सारी चीज़ें आती है, ट्रेडमार्क्स, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अनगिनत चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसे भी फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एंड इनटैंजिबल जिसे हम सी टच नहीं कर सकते, लेकिन बोथ आर वैल्यूएबल, टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो। फिर हमारा लास्टली आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है हमारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन का अकाउंट। ठीक है, अब रूल का क्या पढ़े हमने, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के रूल पढ़े। बस ये लास्ट पेज देख जाओ भाई, सफल हो जाएगा पढ़ाना। किसके रूल पढ़े हमने, पर्सनल अकाउंट के, लास्टली नॉमिनल अकाउंट एंड बीच में रियल अकाउंट। अब बच्चों बस इतना बता दो, एक बार यहीं पॉज करके प्लीज ट्राई टू मेमोराइज कि हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के कौन से रूल्स पढ़े हैं। इन्हें ही कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या पढ़े हैं मैम, रियल से समझ आ रहा था हमें, रियल का मतलब होता है असेट का अकाउंट, एंड असेट में आपने कहा था या तो वो आएगी या तो वो जाएगी, तो उसका हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड।
और मैम अभी आपने नॉमिनल अकाउंट बताया था, एक्सपेंस लॉस वाले होते हैं, तो इसका तो बड़ा सिंपल था, डेबिट और क्रेडिट करना होता है। कैसे? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। फिर पर्सनल अकाउंट में आपने क्या बताया था? पर्सनल में बताया था ये तो इंसान के अकाउंट होते हैं, तो इंसान तो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल। अब आपको ये 3 रूल अच्छे से आ जाने चाहिए। अगर आपको ये 3 रूल्स आ गए तो आप समझ लो कि आपको जर्नल एंट्री में एकदम, वो कहते हैं ना, अवार्ड प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें सारी एंट्रीज आ जाएंगी बहुत अच्छे से। मेरी तरफ से तो मैंने आपको कवर करा दिए ईच टाइप ऑफ अकाउंट्स, एंड मैंने उसके बारे में आपको रूल्स भी बता दिए कि कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक, यहाँ पे ना मैं हैश लगा दे रही हूँ, वहाँ पे भी हैश लगाया था। पर्सनल का पहला था, इसका दूसरा था एंड इसका तीसरा था। ठीक, नाउ वी आर एंडिंग दिस क्लास हियर ओनली, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इसके इलिस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा कि कैसे यू हैव टू क्लासीफाई द अकाउंट एंड कैसे किसी को डेबिट एंड क्रेडिट करना है। एंड फिर बेटा हम उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर से जर्नल शुरू कर देंगे, एंड जर्नल में ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल पोर्शन। अब क्या होता है अकाउंटेंसी में ना, प्रैक्टिकल पोर्शन से पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। ऑल्दो आई नो दैट थ्योरी इज वेरी monotonous for students and many of the students do not like theory, but it is necessary to do। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हमें अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो थ्योरी पोर्शन भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड आई होप मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी और एनी फीडबैक रिलेटेड टू माई टीचिंग, देन प्लीज फील फ्री टू शेयर इट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, एंड सारे अपने जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं नोट्स, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।